एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान हमारे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और समित भी बुलिश है निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर खरीदारी की राय। जो स्टॉक समित ने चुने वो बड़े इंटरेस्टिंग है। बाटा सबसे पहले बताएं समित, क्या टारगेट्स हैं आपके? देखिए अनिल जी, रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है बाटा इंडिया में, बट 500 के आसपास इसको अगर हम वीकली चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और वहीं से इसने एक शार्प रिकवरी देखी है। कल इसने अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, 555 का इसका एक रेजिस्टेंस था, सो वहाँ से एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट हमने देखा हुआ है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स भी देखें तो वो पॉजिटिवली पॉइज्ड है, तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा। 590 592 के हमारे एक इमीडिएट टारगेट्स होंगे बाटा इंडिया के लिए और एक 547 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। ओके, तो बाटा है पहला स्टॉक और दूसरा स्टॉक जो आपने चुना है और तीसरा स्टॉक जो आपने चुना है, मैं एक साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दो स्टॉक ऑलरेडी पहले रिकमेंड हो चुके हैं, वागले साहब कर चुके हैं, जेट एयरवेज और आईडीबीआई बैंक। यहाँ पर भी समित की खरीदारी करने की राय। समित फटाफट आप अपने टारगेट्स भी बता दें इन दोनों के लिए। यस, जेट एयरवेज में क्लियरली हम देखें तो उसने जो 200 एसएम है उसका अराउंड 540 545 के आसपास था, वहां से कल रिबाउंड दिया है और इंट्राडे चार्ट्स काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो उसके लिए हमारे टारगेट्स होंगे 605, स्टॉप लॉस 550 का। और आईडीबीआई बैंक जिसने कल एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है रेजिस्टेंस से 73 हाफ 74 से, सो एक माइनर डिप आ सकती है टुवर्ड 74 73 हाफ, वहां पे बाइंग की जा सकती है। 81 का टारगेट होगा और 7150 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको अप्रोच करना चाहिए। खरीदारी की राय निकल कर आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की ज़्यादातर शेयरों में। बायोकॉन एक ऐसा स्टॉक है जहां पर सीएलएसए की आज रिपोर्ट आई है, वो अपने सेल का जो टारगेट है वो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन टारगेट आप देखिए जो है लक्ष्य जो है उन्होंने वो बढ़ाया है। ये इंटरेस्टिंग है, 440 से बढ़ाकर 480 का टारगेट दिया है। ये स्टॉक काफ़ी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। सारे फार्मा शेयर एक तरफ और ये स्टॉक देखिए दूसरी तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बताइए और ऊपर जाने का दमखम रखता है क्या ये आज? आपने क्या टारगेट्स बोले हेमंत? 480 का। इतने बेरिश है? 750 का गलती सुधार रहे हैं धीमे धीमे। अभी 50 रुपए बढ़ाया उन्होंने टारगेट, तो थोड़ा स्टॉक बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे सर। हमेशा से उन्होंने सेल ही मेंटेन रखा था इसके ऊपर, जैसे वो टाटा मोटर्स के ऊपर हमेशा बुलिश रहे हैं, सीएलएसए हमेशा इस शेयर के ऊपर कमजोरी का ही उन्होंने रुझान रखा है। मुझे लगता है ये 850 का इमीडिएट मेरा टारगेट होगा। इमीडिएट मतलब कुछ दिनों में नहीं, ऑब्वियसली अगर 2 या 3 महीने की बात करें, और मुझे नहीं लगता है जब तक ये 700 के ऊपर रहता है ये स्टॉक स्ट्रांग होगा। और सूनर देन लेटर जो वीकली मंथली चार्ट सजेस्ट करते हैं, मुझे लगता है ये 1000 के आसपास जाना चाहिए 6 से 12 महीने का व्यू लेके। ओके, तो यहाँ पर सीएलएसए पर भरोसा न करें, संदीप वागले पर भरोसा करें। ये मेरी राय है और खरीदारी करें। अगले 2-3 महीनों के लिए यहाँ पर तेजी बनने की संभावना है। तेजी तो बनी रही है, आप देख सकते हैं। इससे बढ़िया चार्ट्स क्या मिलेंगे आपको फार्मा शेयरों में, जहाँ दिग्गज शेयर फिसले हुए हैं, ठंडे हैं। ये हर रोज नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाता है, तो यहाँ पर अच्छी तेजी की संभावनाएं दिख रही है। खरीदारी का मौका आपके लिए। लेकिन वागले साहब, एक और स्टॉक जो आपसे बात करना रह गया, कैश मार्केट का आपने चुना है आज खरीदारी करने के लिए बैंक, क्योंकि कल जिस तरह से बैंक भागे हैं, करूर वैश्य बैंक, ये कैसे पसंद किया आपने? अनिल जी, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट बहुत कम स्टॉक्स में आता है और ये आप अगर पैटर्न के साथ कंबाइन करो तो उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। करूर वैश्य बैंक ने कल एक 510 के अहम लेवल को ब्रेकआउट किया है और वीकली चार्ट्स में भी ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी पहले ये वहाँ से स्टॉक गिरा था, तो वो लेवल के सारे सेलर्स अभी बायर्स हो जाएंगे, ये मेरी थ्योरी है। और मैं समझता हूँ ये 560 555 का मेरा टारगेट है और कुछ दिनों का, और 509 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये है करूर वैश्य बैंक पर आपके लिए राय। पिक के तौर पर खरीदारी करना चाहें कैश मार्केट के स्टॉक में, तो वागले साहब कह रहे हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर आएंगे आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया और साथ ही समित चौहान, चारों आपके साथ हैं देने के लिए आपको तमाम शेयरों पर राय और कुछ और शेयर जहां पर एक्शन हो सकता है उस पर मैं राय लेना चाहता हूं हमारे एक्सपर्ट से। ग्लेनमार्क, सुमित जरा बताइए आप, आज एफआईबीबी की बैठक है और ग्लेनमार्क में एक विदेशी निवेश के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। अब मंजूरी मिलेगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या उससे पहले ग्लेनमार्क में कहीं कोई ट्रेड का मौका दिखता है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को आपके लिए?
यस एब्सोल्युटली अनिल जी पिछले कई महीनों से अगर आपने जब भी हमको सुना होगा तो आपने सुना होगा कि हम फार्मा में मोस्टली सेल व्यू दे रहे थे। अब हम व्यू चेंज कर रहे हैं फार्मा स्टॉक्स के अंदर। मोस्टली स्टॉक्स में हमें ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल से एक सपोर्ट लेके मार्केट अब घूमना स्टार्ट हो रहा है। उसमें से ग्लेनमार्क एक स्टॉक है जिसके अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अब फार्मा की जो मंदी थी वो खत्म होकर तेजी में कन्वर्ट होगी और धीरे धीरे एक एक स्टॉक सपोर्ट लेके तेजी दिखाना स्टार्ट करेंगे। जहां तक ग्लेनमार्क की बात है, ग्लेनमार्क ने लोअर लेवल से ऑलरेडी 60 रुपीज का मूव दिखाया हुआ है, 750 760 के आसपास इसने मल्टीपल सपोर्ट बनाए हुए हैं। अभी इमीडिएटली ये 200 डीएमए टेस्ट करने के लिए जाएगा ऊपर में 865 से 870 के लेवल्स। हमारा पहला टारगेट ग्लेनमार्क में यहां से तेजी करने का रहेगा 865 से 870 और एक बार ये 880 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ग्लेनमार्क के अंदर 950 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक अगर प्रेजेंट लेवल से बाई चांस कोई करेक्शन मिल जाती है 20 रुपए की तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नीचे में 770 760 का स्टॉप लॉस और ऊपर में पहला टारगेट 870 और उसके बाद 950। ये 2 से 3 महीने का व्यू है हमारा ग्लेनमार्क के अंदर। समित, अवध शुगर देखकर बताइए ये कैसा लगता है। शुगर शेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और आज यहाँ पर एक खबर भी आती हुई कि सीडीआर सेल ने इनके सीडीआर से इनको बाहर करने का फैसला किया है, तो ये पॉजिटिव खबर मानी जाएगी अवध शुगर के लिए। चार्ट्स कैसे दिखते हैं इसके? समित, आपको आवाज आ रही है? लगता है कुछ दिक्कत हो रही है। आपसे पूछना चाहूंगा यही सवाल, अवध शुगर चार्ट्स पर कैसा लगता है? हेमंत, एक्चुअली ये मैं ट्रैक नहीं करता हूँ तो मैं विस्तार से कमेंट दे नहीं पाऊंगा। ओके, चलिए पूछते हैं फिर सेठी साहब से। सेठी साहब, ये खबर कैसी लग रही है आपको? सीडीआर से बाहर होने पर फैसला हुआ है और शुगर स्पेस में आपको कौन सा सबसे अच्छा पसंदीदा शेयर है आपका? बिल्कुल हेमंत, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। स्टॉक बहुत अच्छे से मोमेंटम में भी है, तो मुझे लगता है कि आज भी इसमें अच्छा एक इस पॉजिटिव न्यूज़ के चलते एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। बाकी शुगर एज ए सेक्टर अच्छा लगता है। मुझे लगता है अभी यहाँ से भी आने वाले 6-8 महीने तक मुझे लगता है शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी रहेगी। कल भी जो डेवलपमेंट हुआ एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेके, जहाँ पे जो उनका यूसेज का परसेंटेज में बढ़त करने की गवर्नमेंट बातें कर रही है, एथेनॉल के प्राइजेस भी बढ़े हैं, तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा और आउट शुगर के लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव है। और जहां तक मेरी प्रेफर्ड पिक की बात है तो आई वुड लाइक टू गो विद द लीडर ऑफ द इंडस्ट्री, बलरामपुर चीनी। और बाकी अगर आपको सेकेंड रंग काउंटर्स में अगर कोई देखना हो तो मुझे द्वारिकेश शुगर इन लेवल्स पे भी पसंद है। ओके, द्वारिकेश शुगर यहाँ पर तेजी बन सकती है, बलरामपुर चीनी में तेजी बन सकती है, तो शुगर शेयरों में तेजी का रुझान रहेगा बरकरार। लेकिन फर्टिलाइजर शेयरों में थोड़ा रुझान नेगेटिव रह सकता है क्योंकि नॉन यूरिया के दामों में 5,000 रुपये प्रति टन की कमी की गई है। अगर कमजोरी हो तो क्या खरीदारी का मौका है यहाँ पर? क्या कहेंगे आप सेठी साहब, या फिर मुनाफा वसूली की जाए? देखिए, फर्टिलाइजर शेयर्स में आज जो न्यूज़ है वो नेगेटिव है, तो वहाँ पे बिल्कुल दबाव रह सकता है। बट वहाँ पे भी जो क्वालिटी स्टॉक्स है जैसे यूपीएल है या फिर मुझे एक जीएनएफसी भी पसंद है जिसमें काफ़ी कुछ दिनों से अच्छी मोमेंटम भी बना हुआ है। मुझे लगता है वहाँ पे एक अगर गिरावट रहती है इन सब स्टॉक्स में यूपीएल और जीएनएफसी, तो वहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। राइट, चलिए तो ये रहा है इन फर्टिलाइजर शेयरों में। कल हमने देखा था ज़्यादातर स्टॉक्स दबाव में थे, लेकिन सोने और चांदी में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, आप देखिए मुथूट मन्नापुरम में एक अच्छी रैली बन रही है और हिंदुस्तान जिंक का सिल्वर की तेजी का फायदा इस स्टॉक को मिलता है। जनरली हम देखते हैं जब चांदी बढ़ता है तो ये स्टॉक में भी एक अच्छी रैली बनती है। कल हमने देखा दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास जाकर समाप्ति हुई, 4.25% मजबूती के साथ समाप्ति हुई है। चार्ट्स कैसा लगता है इसका आपको? हेमंत, काफ़ी पॉजिटिव है। कल उसने 180 के एक अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और मुझे लगता है ये 195 196 तक अगले कुछ 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में जा सकता है। तो मैं 180 के या 179 के स्टॉप लॉस से बाय करने का सलाह दूंगा और मुझे लगता है 195 196 ये टेस्ट हो सकता है। 4-5% का ट्रेडिंग हुआ है 1 या 2 दिन में। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक कल का स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है। काफ़ी तेज उछाल के साथ ये स्टॉक बढ़ता हुआ कल नज़र आया था। तो आज देखेंगे यहाँ पर किस तरह का एक्शन होता है। लेकिन अगर सरकारी बैंक कोई एक खरीदना हो, कल जिस तरह से तमाम मिड कैप सरकारी बैंक तेज़ी से भागे, ये बताएं सुमित, वायदा कारोबार में आपकी नज़र कहाँ है? कौन सा सरकारी बैंक आप खरीदने की राय देंगे? देखिए अनिल जी, बहुत सारे पीएसयू बैंकों के अंदर अच्छा मूव देखने को मिला और इनफैक्ट अगर मैं चार्ट्स देखता हूं तो मुझे मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स लुक्रेटिव लग रहे हैं और इतना बड़ा मूव लोअर लेवल से आने के बाद भी प्रेजेंट लेवल्स पे ऐसा लगता है कि ये मूव रुकेगा नहीं और ये कंटिन्यूसली मूव देखने को मिलेगा। ओरिएंट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा,
ये स्टॉक सभी अच्छे लग रहे हैं प्रेजेंट लेवल्स पे। अगर किसी ने एक ट्रेड लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 160 रुपए के आसपास कल की क्लोजिंग है और यहां से एक तेजी बनेगी तो ऊपर के अंदर ये स्टॉक 170-180 रुपए का लेवल बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। आई थिंक अगर इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करना है तो 155 का स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। ऊपर में टारगेट 168-170 के, और अगर पोजिशनल व्यू लेना है तो नीचे में स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 152 के आसपास फॉर द टारगेट्स ऑफ 180 रुपीज। ओके, तो ये है राय आपके लिए सरकारी बैंकों पर वायदा कारोबार में। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद शुरू होने वाला है बाजार का फुल फ्लेज एक्शन। एशियाई बाजार कमजोर हैं, शंघाई को छोड़कर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ऐसे गिर रहे हैं वैसा नहीं है। 1% आधा परसेंट के आसपास की कमजोरी, और एसजीएक्स निफ्टी स्टेबल है, 25 से 30 पॉइंट की रेंज में कमजोरी दिखा रहा है पिछले काफ़ी मिनटों से। तो शुरुआत करेंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन की, शुरुआत करेंगे रुपए की, और साथ ही लेकर आएंगे आपका पसंदीदा जैकपॉट शेयर, और इसके साथ ही एफआईज ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी। इस ब्रेक के बाद जुड़िए हमारे साथ पहला सौदा में। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया और समित चौहान। शुरुआत भारतीय बाजारों की होने वाली है, उससे पहले दर्शन कर दो आपको एशियाई बाजारों के, कैसा कारोबार वहां पर होता हुआ दिख रहा है। 5% का नुकसान बड़े बाजारों में दिखेगा, जो कि निक्केई के और हांगकांग के बाजार है। हालांकि शंघाई हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हांगकांग और शंघाई में निक्केई में थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन बाकी बाजार स्टेबल है। सिंगापुर आधे % ऊपर आपको नजर आएगा। एसजीएक्स निफ्टी 28 अंकों के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो प्री ओपनिंग सेशन में देखेंगे क्या हम इतनी ही कमजोरी के साथ शुरुआत करते हैं या फिर कुछ और अलग माहौल देखने को मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक, इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आपसे सुमित। क्या यहां पर एक मौका बन सकता है खरीदारी करने का, क्योंकि ये तमाम जो कर्ज में डूबी हुई कंपनियां जो कुछ भी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं, एसेट्स बेच रही हैं, इनका फ़ायदा इसे मिलना तय है। दो बड़ी पॉजिटिव खबरें और भी है। सिबिल में इन्होंने अपना हिस्सा बेचा है। एसआर की भी जो कुछ एसेट्स हैं वो एडलवाइज एआरसी ने खरीदी। तो उस लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक जो 3-3.25% मजबूत दिख रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? यस एब्सोल्युटली अनिल जी, इसके अंदर खरीदारी बनती है। स्टॉक ने कल भी एक अच्छा मूव दिया है और आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में भी अब इमीडिएटली ऊपर में पहला पड़ाव 260 रुपए का है, और एक बार अगर ये 260 का लेवल क्रॉस करता है तो हमको 275 से 280 के लेवल्स भी दिखाएगा। हमारा ओवरऑल टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में 280 का है। हमें ऐसा लग रहा है कि इमीडिएटली 250 का पड़ाव जैसे ही पार करेगा वैसे ही ऊपर में 275-280 तक के लेवल्स दिखाएगा। तो पहला टारगेट 248 से 250 के लेवल्स मान के चले आईसीआईसीआई बैंक के लिए, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो 275। अगर बाई चांस प्रेजेंट लेवल से कोई डिप मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे में जब तक अभी ये स्टॉक 240 के नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक ये स्टॉक स्ट्रांग है, कोई भी डिप में बाय करके काम कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखी आईसीआईसीआई बैंक में, ये राय निकल कर आ रही है। और आज जिस तरह से एचएसबीसी की मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूँ जहाँ पर सेंसेक्स का 2016 अंत का लक्ष्य बढ़ाया गया है, 26,000 से बढ़ाकर 28,500 कर दिया गया है। उसमें वो कह रहे हैं कि बैंक्स उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, पर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर उनका फोकस सबसे ज़्यादा है। चलिए, भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी इस वक्त, और प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 16 अंक ऊपर है सेंसेक्स। हालांकि निफ्टी 90 अंक नीचे दिख रहा है। वजह बीपीसीएल 8%, एससीसी 6% नीचे, और एचडीएफसी में है अब 2.5% का नुकसान, टाटा डीवीआर 2% नीचे। तो कुछ सही रेट्स, स्टेबल रेट्स आपके सामने थोड़ी देर में आते हुए नजर आएंगे, उस पर हम नजर रखेंगे। लेकिन रुपए की शुरुआत भी होने वाली, वहाँ पर भी हम नजर रखेंगे रुपए में किस तरह का रुझान आज देखने को मिलता है। कल 67.26 67 रुपये 26 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी। आज 6 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए ने शुरुआत की है। तो थोड़ा नुकसान करेंसी मार्केट में होता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स के तर्ज पर थोड़ा सा डॉलर मजबूत हुआ है, उसका असर आप यहाँ पर पड़ते हुए देख रहे हैं। तो ये इस वक्त का रुझान आपके सामने है। लेकिन अब देख लेते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन रहने वाला है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज रिपोर्ट्स आई हैं। उन रिपोर्ट्स को लेकर हमेशा की तरह हमारे साथ नीति जुड़ जाती है। तो सबसे पहले नीति से कुछ दिग्गज शेयरों पर राय ली जाए कि यहाँ पर एफआईज ब्रोकरेज ने आज अपना मन बनाया है तेजी या मंदी का। अल्ट्राटेक, अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा। नीति, पहले तो इन तीनों के बारे में बताइए।
अल्ट्राटेक पे आज कॉल आई है मॉर्गन स्टैनली की। कल ही हमने आपको बताया था कि डील होने वाली है और कल देर शाम जब अनाउंसमेंट आया है, ब्रोकरेजेस काफ़ी अपबीट हैं इस स्टॉक पर। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं। जो पहले एंटरप्राइज वैल्यू थी 15,900 करोड़ के आसपास, उससे ज़्यादा इन्होंने क्लॉक करी है डील। 16,200 करोड़ के आसपास की ये डील हुई है। हालांकि ये इनिशियल ईयर्स में EPS डाइल्यूटिव हो सकती है, लेकिन मीडियम टर्म में सेंट्रल इंडिया का जो एक्सेस मिलेगा JP एसोसिएट्स का, वहाँ से इनको फ़ायदा होगा। फ्रेट कॉस्ट में इनकी में रिडक्शन होगा, इसीलिए ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं। 3704 का इनका लक्ष्य है। मौजूदा भाव से 9% की तेजी ये दिखा सकता है। ICICI सिक्योरिटीज का 3900 का लक्ष्य होगा। आपको याद दिला दूं, मोतीलाल ओसवाल M&M पर आज एक अपग्रेड का कॉल दिया है। 4 साल के गैप के बाद इनका मानना है कि यूटिलिटी व्हीकल्स और जो ट्रैक्टर का सेगमेंट है वो एक डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकता है। 34% EPS CAGR की इनको उम्मीद है। वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल रीजनेबल स्टॉक है, आपको निवेश करना चाहिए। 1724 के लक्ष्य के लिए मौजूदा भाव से आपको 18% की तेजी M&M दिखा सकता है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है, मगर कोटक ने डाउनग्रेड किया है अशोक लेलैंड को। डिमांड में मॉडरेशन दिख रही है कमर्शियल व्हीकल्स में। जो ट्रकों की फ्रेट डिमांड है वो बेहद कमजोर है और 25 टन के जो सेगमेंट में है वहां पे जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा स्टीप है, क्योंकि ये इंक्रीज नहीं कर रही है ट्रकों की फ्रेट रेट्स, इसीलिए डाउनग्रेड कर रहे हैं। एड का इनका कॉल था, जिसे अब ये डाउनग्रेड करके सेल यानी कि बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस 110 का था, जिसे सीधे घटा करके 85 रुपए तक का कर दिया है। 13% का डाउन साइड आपको अशोक लेलैंड 12 महीने के दौरान दिखा सकता है। कोटक ऐसा कह रहा है। बिल्कुल, तो सभी ब्रोकरेज हाउसेस पहले इस शेयर पर कंसिस्टेंटली बुलिश थे और अब पहला बार डाउनग्रेड आता हुआ देखना होगा आज किस तरह का रिएक्शन ये स्टॉक इस डाउनग्रेड के दम पर दिखाएगा। लेकिन नियति ये बताइए, बाकी और स्टॉक्स कौन से हैं जिस पर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश या बेरिश हैं? अंडरवेट का कॉल दिया है JP मॉर्गन ने भेल पर। टारगेट प्राइस 125 का इन्होंने दिया है। 9% की मौजूदा भाव से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जो ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैं उनके जो लार्जर प्रोजेक्ट्स हैं उन पर एक हर्डल देखने को मिल सकता है। एग्जीक्यूशन में यहाँ पर डिले हो सकता है, इसीलिए डाउनग्रेड का कॉल दे रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं। 125 तक का लक्ष्य इन्होंने भेल पे दिया है। CLSA बायोकॉन पे लंबे समय से बिकवाली की सलाह दे रहा है। आज इन्होंने टारगेट प्राइस थोड़ा सा रिवाइज किया है, क्योंकि इनके बायोसिमिलर्स में 4 मेजर जो बायोसिमिलर्स हैं उनके अनाउंसमेंट से एक शार्प पिकअप हो सकता है। हालांकि इनका टारगेट प्राइस 440 का था, जिसे अभी बढ़ा के 480 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से अभी भी 36% का डाउन साइड बिकवाली की साइड पे आपको बायोकॉन दिखा सकता है, CLSA का मानना है। तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बायोकॉन पर CLSA की तरफ से। शुक्रिया नीति, ये तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, हरी निशान में फिलहाल दिख रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा अगर हम हरी निशान में खुल जाएं। लेकिन मैं थोड़ा सा निराश होऊंगा अगर हरी निशान में खुले, क्योंकि एक मौका गैप डाउन ओपनिंग पर जो बन सकता था खरीदारी करने का, वो बनेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, लेकिन मौका आपके लिए निवेश का ज़रूर बनता है, और वो बनता है उस स्टॉक में जिसे हम कहते हैं जैकपॉट शेयर, और आपको हमेशा रहता है इंतज़ार। तो देख लेते हैं आज कौन सा वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आज का जैकपॉट शेयर लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष वर्मा। BSE लिस्टेड एक कंपनी कैप्रिहंस इंडिया है आज हमारे रडार पर। ये कंपनी, ध्यान रखें, इस देश की सबसे बड़ी PVC फिल्म मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इनफैक्ट एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है फार्मा, नॉन फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री का भारत और विदेश में। मुंबई बेस्ड ये कंपनी है जिसका 35 से 40 साल पुराना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है, और बहुत सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है इसका रिजिड PVC फिल्म मार्केट में, और फ्लेक्सिबल PVC फिल्म मार्केट में क्वालिटी प्लेयर के नाम से ये कंपनी जानी जाती है। इस कंपनी का बिजनेस समझाऊंगा तो आपको कंपनी आसानी से समझ में आएगी। जो रिजिड फिल्म या PVC का कारोबार है, इसमें ध्यान रखें फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में जो टैबलेट्स, कैप्सूल, सपोजिटरीज की पैकेजिंग होती है, इसके अलावा ब्लिस्टर पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग, कॉस्मेटिक्स की जो पैकेजिंग होती है, इसके अलावा जो स्पेशलिटी फिल्म्स की पैकेजिंग होती है, जैसे कि प्लेइंग कार्ड में इस्तेमाल होता है, ID कार्ड्स में, कैलेंडर्स, पोस्टर्स, आपके विंडो फिल्म्स जो इस्तेमाल होती हैं, वो सब ये डिवीजन इस कंपनी की करती है। जहां तक फ्लेक्सिबल फिल्म्स की बात है, इसमें जो टेबल कवर, शावर कर्टन्स, फोटो लैमिनेशन वगैरह का काम, रेनकोट्स और विंडशीटर्स के जो फिल्म्स लगती हैं, हॉस्पिटल प्रोडक्ट्स में जो फिल्म्स लगती हैं, यही नहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जो फिल्म्स का इस्तेमाल होता है, वो इसके अंतर्गत फ्लेक्सिबल फिल्म्स के जरिए करा जाता है। जो कि फाइनल कंपनी का सेगमेंट है वो एक्सट्रूडेड शीट्स और बोर्ड्स का, जिसमें प्लास्टिक कोरुगेटेड बॉक्सेस,
पीवीसी फोम बोर्ड्स, एचडीपी शीट्स वगैरह एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, मुंबई के पास थाने में और महाराष्ट्र में एक और लोकेशन है नासिक में, जहां पे इस कंपनी के प्लांट स्थित हैं। इस कंपनी को 1997 में यूरोप की ईवीसी ग्रुप का यह कंपनी हिस्सा बनी थी। ईवीसी ग्रुप को ध्यान रखें स्विट्जरलैंड की आइनियोस ग्रुप ने 2001 में एक्वायर करा था और फाइनली 2010 में आइनियोस की जो फिल्म डिवीजन थी, पैकेजिंग फिल्म डिवीजन थी, उसे बिल्केयर ने एक्वायर करा था। तो बिल्केयर ने असल में आइनियोस की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी यूएस, जर्मनी, इटली और इंडिया में वो जानी जाती थी कैप्रियंस इंडिया के नाम से, उसे एक्वायर करा था। तो ये कंपनी आज बिल्केयर की जो सॉल्यूशन डिवीजन है उसका हिस्सा है, यानी कि एक बिल्केयर ग्रुप कंपनी है ये। और बिल्केयर आप सब जानते होंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बिल्केयर तो आज भी अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, तो वहां पे लॉसेस नजर आएंगे आपको, क्योंकि एक बड़ा एक्विजिशन करा था, उसके बाद ग्लोबल मंदी देखने को मिली थी। लेकिन ये जो कंपनी है कैप्रियंस इंडिया, ये एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है। आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट्स इसके FY16 में आए 240 करोड़ रुपए, मुनाफा 6.5 करोड़ रुपए का और ईपीएस 5 रुपए का क्लॉक करा था। और ये ध्यान रखें गिवन द पॉइंट कि Q4 में एक कंपनी 1 करोड़ के मुनाफे की जगह 1 करोड़ का इस कंपनी को घाटा हो गया था। लेकिन वो घाटा इसीलिए हुआ था क्योंकि ऑलमोस्ट 6.25 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल आइटम था। अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 300% का तगड़ा उछाल था Q4 के नंबर्स में भी। इस कंपनी के मार्जिन 5.5% से बढ़कर 13.5% पे पहुंच चुके हैं, यानी कि साल दर साल Q4 में मार्जिन में 864 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया था। पूरे साल में मार्जिन 325 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए थे। बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पर आएगी। इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है महज 80 लाख की है, 104 करोड़ रुपए का रिजर्व्स एंड सरप्लस है और 37 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास बुक्स पे कैश है। क्यों पसंद आ रही है? आपको तमाम बिजनेस हाईलाइट करा, आपको तमाम फाइनेंशियल समझाया मैंने। एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी जिसकी मजबूत सेल्स है, कंटिन्यूस मार्जिन एक्सपेंशन है, लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है और इनफैक्ट 5-6 साल से पिछले 15% सालाना ये डिविडेंड डोल आउट करती है। पीवीसी रेजिन इसका रॉ मटेरियल है जो कि पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, कच्चे तेल के जो बेनाइन प्राइसेस हैं, और ये कंपनी लगातार कोशिश कर रही है प्रोडक्ट मिक्स को इंप्रूव करने की। तो मार्जिन्स में यहां से एक्सपेंशन शायद और देखने को मिले आपको। ओवरऑल जो ये मार्केट है पीवीसी फिल्म्स का 12% सालाना की दर से बढ़ रहा है। और ध्यान रखें इस कंपनी का बहुत लार्ज एक्सपोजर है फार्मा नॉन फार्मा सेगमेंट में, और जिस तरह से इकोनॉमी में हम उछाल की बात कर रहे हैं, ये ग्रोथ आगे और इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। और वैसे भी जिस तरह का वो ट्रेंड है ना मास कंज्यूमरिज्म का, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स का, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को उसका भरपूर फायदा मिलता है। तो आगे इसीलिए मैं कह रहा हूं ग्रोथ शायद इंप्रूव होने की गुंजाइश है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक प्रमोटर है बिल्केयर, जो कि एक ग्लोबल लीडर है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इनोवेशन की कोई दिक्कत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्केयर की यूरोप, यूएस, एशिया में जो प्रेजेंस है, 23 लोकेशंस में रिप्रेजेंटेशन है और दुनिया भर में पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं। तो कैप्रियंस को उस नेटवर्क का बहुत तगड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, 250 करोड़ का टॉप लाइन, 106 करोड़ रुपए की महज इस कंपनी के इस समय आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन नजर आएगी। प्रमोटर्स का हेल्दी 72% स्टेक है इस कंपनी में। और देश का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है LIC, 4.25% के आसपास स्टेक इस कंपनी में ओन करता है। कैप्रियंस इंडिया को अपने रडार पर रखें। चलिए, तो ये आज का जैकपॉट स्टॉक 18% ऊपर खुलने की तैयारी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो आज शायद ज़्यादा मौके यहाँ पर लोगों को इंट्राडे के लिहाज से नहीं मिलेंगे, लेकिन आशीष ने इंट्राडे के लिहाज से सुझाया भी नहीं है। ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर सुझाया गया है, अच्छी तेजी यहाँ पर बन सकती है। स्टॉक पर नजर रखिएगा। और आप देखिए जेपी एसोसिएट्स 10% ऊपर आज खुलने की तैयारी करता हुआ, काफी दिनों बाद 10 रुपए का भाव इस पर दिख रहा है। आप देखिए क्या स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है। 12 तक जाएगा, बागले साहब ने कह दिया तो जाएगा बिल्कुल। और सबकी नजरें तो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव पर रहने वाली हैं, और अगर मायावती वहां पर आती हैं वापस, तो इस ग्रुप की असल में अच्छा समय वही था जब मायावती पावर में थी उत्तर प्रदेश में। बहरहाल, और आप नजर रखिए काफी सारे दूसरे स्टॉक्स पर भी। पीएनबी गिल्ड्स 6% मजबूती के साथ आज खुलने की तैयारी करता हुआ, यहां पर खबरों के दम पर एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सेक्टर जो कमजोरी के साथ आज कारोबार करेगा दूसरे दिन लगातार, वो तो साफ तौर पर फर्टिलाइजर पैक ही है। फैक्ट देखिए कमजोर, यूपीएल कमजोर, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जो 5,000 रुपए प्रति टन से नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स के दाम घटाए गए हैं, वो इन तमाम कंपनियों के लिए नेगेटिव है और उसके चलते बिकवाली होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो हम लगातार
आपसे कह रहे हैं। ये एक स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन खबरों के दम पर जो एक्शन और स्टॉक्स में दिख रहा है, मैक्स वेंचर आज सर्किट पर तो नहीं है, लेकिन 2.5% ऊपर ये नजर आ रहा है आज के सेशन में। तो थोड़ी सर्किट खुलती हुई दिख रही है, लेकिन रियल एस्टेट से जुड़े स्टॉक्स में तेजी अब भी दिख रही है। ओबेरॉय रियल्टी, सनटेक रियल्टी, अनंतराज, ये तमाम शेयर हैं जो मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। और मांधना इंडस्ट्रीज 5% के लोअर सर्किट पर आज फिर से आपको नजर आएगा। अशोक लेलैंड रिपोर्ट के बाद 2% नीचे आपको दिखेगा खुलता हुआ, ये संकेत अशोक लेलैंड से आते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन आपको नजर आएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि बाजार तो ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। जो एसजीएक्स निफ्टी 28 पॉइंट नीचे था, उसके सामने 9 पॉइंट ऊपर, यानी कि कितना हो गया, 35-36 पॉइंट का गैप है एसजीएक्स निफ्टी कंपेरिजन में। तो अब क्या करेंगे, 8380 पर खुलेगा तो समित चौहान से राय ली जाए। समित, ये तो ऊपर खुलने की तैयारी है, अब क्या किया जाए? देखिए जी, थोड़ा कंसोलिडेशन पॉसिबल है। ऊपर खुलता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना चाहिए। इन केस अगर सेकंड हाफ में डिप मिलता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अगर फर्स्ट हाफ में हमने थोड़ा कंसोलिडेशन देखा तो 83.95 के ऊपर हम एक वापस जो उसका अपवर्ड मोमेंटम है वो रिज्यूम होते हुए देख सकते हैं। सो नेक्स्ट लेवल 8450 8480 का होगा। सो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, इधर एक आप डिप के लिए रुकिए 20-30 पॉइंट के, और अगर वो नहीं होता है सो कंसोलिडेशन के बाद 83.95 के ऊपर आप इंट्राडे के लिए लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये राय निफ्टी पर। लेकिन आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, ये मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। विकास की पिक है ये। डीएचएफएल पर नजर रखिए, यहाँ पर भी तेजी बन सकती है। एक बार एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। समित कह रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक और जेट में खरीदारी करनी चाहिए। संदीप वागले जी कह रहे हैं कि उनको भी जेट सबसे ज़्यादा पसंद है और अडानी पोर्ट्स पसंद है। आईडीबीआई, करूर वैश्य बैंक, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो उनको पसंद है। लेकिन आप देखिए पीएसयू बैंक्स में जिस तरह से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, समित कोई पीएसयू बैंक जो आपको अच्छा लगता हो? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 18,000 करोड़ रुपए का जो रिकैपिटलाइजेशन है वो अगले 8-10 दिन में सरकार अनाउंस कर दे, और 25,000 करोड़ रुपए जो बजट में सरकार ने ऐलान किया था, रिकैपिटलाइज करने की बात कही थी, उसका बड़ा हिस्सा ये आएगा। ये बताइए, अगर एक पीएसयू बैंक आपको लॉन्ग साइड पर प्ले करना हो तो कौन सा होगा? देखिए हेमंत, पीएसयू बैंक्स में क्लियरली हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है। अगर हम निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट देखें तो उसमें 2900 2920 का नेक्स्ट हर्डल है, जो यहाँ से नियरली 4 to 5% है। सो उसमें तेजी कंटिन्यू रहेगी तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप 8-10% का मुंह देख सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर उसमें पीएनबी था, जो हमारी होल्ड की सलाह थी, इनफैक्ट 102 के आसपास बाय की सलाह थी 120 के टारगेट के लिए, बट वो लो हैंगिंग फ्रूट ऑलरेडी गया हुआ है ऊपर 112 113 के लेवल है, तो उसको यहाँ पे चेज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो कैनरा बैंक एक अच्छा स्टॉक है, जिसने वीकली चार्ट पे एक हायर टॉप हायर बॉटम काफी टाइम के बाद उसने कंफर्म किया हुआ है। सो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मे बी इंट्राडे के लिए नहीं, बट आप अगर आप 2-3 वीक का व्यू रखते हो तो ये स्टॉक में पोटेंशियल है, ये 240 242 का लेवल टेस्ट करे। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर। सरकारी बैंक्स खासतौर से कल बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़े। आज देखना होगा किस तरह की तेजी वहाँ पर बनती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल जो प्री ओपनिंग सेशन है संकेत आ रहे हैं वो बड़ी तेजी के आ रहे हैं। बड़ी तेजी क्यों? क्योंकि 8 पॉइंट ही ऊपर है वैसे तो, लेकिन 8 पॉइंट ऊपर होना अपने आप में बड़ी तेजी का संकेत है, क्योंकि 28 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है, उसके सामने हम 8 पॉइंट ऊपर हरे निशान में खुल रहे हैं। और वजह एक ही है, डेटा बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इसलिए मेरा मानना था कि अगर 28-30 पॉइंट नीचे खुल जाए तो क्या कहने, तुरंत खरीदारी के मौके होंगे, लेकिन वो मौका मिल नहीं रहा, तो फिर देखेंगे, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका जो सुमित बगड़िया कह रहे थे 8,400 यानी कि कल का हाई पार कर जाए तो फिर आप तुरंत खरीदारी कर लीजिए। तो अब आपको दो चीज़ों पर नजर रखनी है, या तो खुलने के बाद थोड़ा नीचे आ जाए 8,350 के आसपास, उसके नीचे हम आपको बताएंगे कहाँ खरीदारी की शुरुआत करनी है, या फिर 8,400 के ऊपर निकल जाए, तब हम आपको बताएंगे कि कहाँ वहाँ खरीदारी करने के नए संकेत हैं, क्या ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है। इसका जवाब मिलने वाला है, बस शुरू होने वाले हमारी सेशन। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई, सेंसेक्स 60 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है, निफ्टी पर 9 अंकों की तेजी, 45 अंकों की तेजी है सेंसेक्स पर। निफ्टी फ्लैट होता हुआ दिख रहा है अब एकदम कल के लेवल के आसपास। स्टॉक्स जो एक्शन में, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज में 1% का उछाल, आईसीआईसीआई बैंक 1% मजबूत। सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है, तो कुछ हद तक बैंकिंग शेयरों से थोड़ी तेजी आती दिख रही है और सीमेंट शेयरों से मजबूती आती दिख रही है। कमजोर क्या है?
इंडसइंड बैंक नजर रखिएगा, अगर बड़े सौदे होंगे तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। फिलहाल 1% नीचे एनटीपीसी भी है और साथ ही एलएनटी भी यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वायदा कारोबार में बता दूं आपको, इस बीच सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में फिसल चुके हैं, बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसल चुका है, ठीक उसी तरह से जैसे एसजेएक्स निफ्टी से संकेत आ रहे थे, लेकिन कमजोरी उतनी ज्यादा नहीं है। अशोक लेलैंड 3.5% नीचे एफआईएस की रिपोर्ट्स के बाद। बायोकॉन में 1.5% का नुकसान है। एनटीपीसी पीटीसी जैसे ये पावर स्टॉक्स थोड़े कमजोर है। सीएट जैसे शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरुआती कारोबार में आती हुई दिख रही है। मजबूत क्या है आज का स्टार परफॉर्मर तो जेपी एसोसिएट 16,000 करोड़ की डील छोटी बात नहीं है इनके लिए, बड़ी बात है। 9% का बड़ा उछाल स्टॉक में। आईडीएफसी 1.5% मजबूत। महिंद्रा ये स्टॉक अचानक से भागा है, इस पर नजर रखिए। एमएनएम यहाँ पर 1% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ दिग्गज हैं जो मजबूती के साथ ट्रेड करें। तो बाजार थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं 8,350 के आसपास इस वक्त आपको नजर आएगा निफ्टी। ये है रुझान इस वक्त। और जैकपॉट शेयर सुपर हिट 20% ऊपर का सर्किट। इसके अलावा जो महिंद्रा की बात आप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल ने इसको अपग्रेड किया है, 18% ऊपर के माफ कीजिएगा लक्ष्य सुझाए हैं। 1724 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, आप देखिए कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। ग्लेनमार्क करीब 1.25% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, और बायोकॉन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, CLSA ने जिसको आप देखिए सेल की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ाया है, 1% नीचे आज खुलता हुआ नजर आ रहा है। ब्रोकरेजेस के दम पर कुछ और एक्शन अशोक लेलैंड में देखने को मिल रहे हैं। 3.5% नीचे ये शेयर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि कोटक ने इसको डाउनग्रेड किया है। लेकिन 10% ऊपर जेपी एसोसिएट्स का स्टॉक, और एक सेक्टर जो फिर से अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहा है वो PSU बैंकिंग पैक है। आप देखिए सिंडिकेट बैंक 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। IDBI बैंक का जहां पर संदीप पागले कह रहे थे आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये शेयर मजबूती के साथ खुला है। NCC जहां पर खबरें हैं यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। और कुछ और छोटे मझौले स्टॉक देखिए, PNB गिल्ड्स खबरों के दम पर 5% मजबूत है के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और PVRL कल बाजार बंद है, और ईद के चलते जो नई मूवी रिलीज होने वाली है, ब्लॉकबस्टर मूवी सुल्तान, आप देखिए PVR में फिर 1% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा न सिर्फ जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर, जेपी इंफ्रा, ये पूरा का पूरा ग्रुप सबसे अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाता हुआ। तो काफ़ी सीमित रुझान आपको नजर आएगा बाजार में। कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं होता दिख रहा है, मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत की। 8,350 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया। मैं बता दूं आपको रेंज आज की निफ्टी की फटाफट 8,352 है नीचे का लेवल, और ऊपर का 8,380। इस शुरुआत के बाद अगर एक ट्रेड लेना हो, समित चौहान से पहली राय। समित, क्या किया जाए इस लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेड होगा आपका? देखिए अनिल जी, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखना है तो 8340 पे निफ्टी बाय करना चाहिए, जहां पे 8330 35 के आसपास अर्ली चार्ट का 20 EM है। सो वहां पे बाय किया जा सकता है 8280 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर आप 8450 8460 के लेवल देख सकते हो। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 18,50 का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर कल क्लोज दिया है, सो ये एक डिप 18,050 के आसपास अगर मिलती है, 18,000 से लेकर 18,050, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऊपर 18,400 से लेकर 18,500 के टारगेट होंगे, और नीचे 17,850 का स्टॉप लॉस होगा। ऑलराइट, इसके अलावा नजर रखिए आज मिड कैप इंडेक्स पर, ये भी आप देखिए खुली ज़रूर हरे निशान में, अब लेकिन लाल निशान में फिसलने की तैयारी होती हुई। तो आज उतनी तेजी देखने को मिल नहीं रही है। जो SGX निफ्टी संकेत दे रहा था 23-24 पॉइंट नीचे खुलने के, वहीं पर जाकर सेटल होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, ये आप कह सकते हैं। अभी भी बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ही सही, लेकिन ज़्यादा है। दबाव बनाने का काम कौन सा सेक्टर कर रहा है, इस पर नज़र डालिए। इंडसइंड बैंक एक्सपेक्टेशंस यही कि ब्लॉक डील होगी, तो यहाँ पर प्रेशर है। बजाज ऑटो कल भी कमज़ोर नंबर पेश किए थे, और आप देखिए कल भी प्रेशर में था, आज भी यहाँ दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। विप्रो जैसे शेयर नीचे हैं। भेल LNT जो पिछले 3 दिनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, यहां पर भी प्रेशर के साथ ही कारोबार हो रहा है। विप्रो ही नहीं, TCS में भी आप देखिए आज दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स भी दबाव में हैं। अच्छी रैली देखी जा चुकी है टाटा मोटर्स और उसके DVR में, आज कुछ मुनाफा वसूली यहां पर भी हो रही है। और मेटल काउंटर्स पर भी नजर रखिए, अगर JSW स्टील जैसा मजबूत काउंटर कमजोर है तो आप समझ सकते हैं बाकी मेटल कंपनियों के भी हाल कैसे होंगे। जहां हिंडाल्को भी देखिए 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कल चौतरफा तेजी देखने को मिल रही थी, और आज लगता है लोग कुछ मुनाफा वसूली कर रहे हैं कल की छुट्टी से पहले। ओके, चलिए इस समय अगर निफ्टी को आपको ट्रेड करना हो तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? बाजार खुल चुका है, स्टेबलाइज हो रहा है,
इस समय एक ट्रेड लेना हो बागले साहब तो क्या होगा? मैं थोड़ा वेट करूंगा हेमंत, बाइंग ही करनी है लेकिन एक 30 पॉइंट नीचे। ओके, चलिए, तो खरीदारी करने की राय आ रही है लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना चाहेंगे। यही सवाल आपसे भी बताइए समित, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? हेमंत, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले भी मैंने बताया कि 8340 8330 ये एक सपोर्ट लेवल है इंट्राडे बेसिस पे। सो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे अगर करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं मिलेंगे, बट अगर 15-20 पॉइंट नीचे करते हो तो आपको 8280 का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस है। सो 50-60 पॉइंट का एक रिस्क होगा और ऊपर की तरफ 8430 से लेके 8450 के टारगेट्स होंगे। ओके, दो स्टॉक इन पर आपसे राय लेना चाहता हूं मैं सुमित, HPCL और यहाँ पर HPBP IOC। इनफैक्ट इन तीनों स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई लेकिन निचले स्तरों से फिर से रिकवरी के संकेत आते दिख रहे हैं। क्या कहीं कोई तेजी का मौका बनता है? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे आप? यस, एब्सोल्युटली अनिल जी, तेजी का मौका बनता है। तीनों ही स्टॉक हमको अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट प्रेजेंट लेवल्स पे हमें ऐसा लगता है कि IOC ने जो पिछले 3 से 4 दिनों में मूव दिया है वो बहुत ही अच्छा और ट्रिमेंडस एक मूव दिया हुआ है। 410 से लेके 480 482 तक का मूव हम लोग को देखने को मिल गया है। आई थिंक ये मूव एक्सटेंड होगा IOC के अंदर। IOC ने एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दे दिया है। ये इमीडिएटली स्टॉक 500 रुपीज के लिए हेड करेगा और एक बार ये 500 का ब्रेकआउट देता है तो 525 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। इमीडिएटली अगर किसी को लॉन्ग करना हो तो IOC के अंदर लॉन्ग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 473 472 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 500 का टारगेट होना चाहिए IOC के अंदर। ऑलराइट, चलिए, तो बाजार देखिए थोड़ा सा सुस्ताने के मूड में दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी आधा 1/4% नीचे है, सेंसेक्स निफ्टी और मिड कैप के मूड में। 6 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद आज थोड़े सुस्ती भरे संकेत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा लूजर कौन सा है? जहां अशोक लैंड 3% नीचे, दूसरा बड़ा लूजर बायोकॉन है। ये बताइए, आप कह रहे थे बायोकॉन में खरीदारी करने का ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तेजी आगे चलकर बन सकती है। करेक्शन बड़े दिनों बाद इसमें देखने को मिल रहा है। कोटक की रिपोर्ट के दम पर क्या खरीद लेना चाहिए अभी या इंतजार करेंगे? नहीं, मेरा जो व्यू है हेमंत वो थोड़ा सा लंबा है, तो ऑब्वियसली 1 या 2 दिन में, लेकिन ये 720 700 ये रेंज है। अगर आपको मिलता है, अभी 734 है, वहां पर मैं एज अ पोजिशनल ट्रेड या तो फार्मा स्टॉक्स की जो हम बात कर रहे थे और आप ये कह रहे थे सुमित कि फार्मा स्टॉक्स आपको बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, उनमें से एक स्टॉक जो मैंने चुना है आज एक्शन। आप बताइए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को क्या खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्टॉक 1% मजबूत है लेकिन ओपन इंटरेस्ट आज शुरुआती कारोबार में अगर सबसे ज्यादा जिसके अंदर स्टॉक ऊपर के अंदर 1700 1710 तक के लेवल्स दिखा सकता है। यानी लॉन्गर टर्म होराइजन रखेंगे तो 100 से 125 रुपए की रैली प्रेजेंट लेवल से दिखनी चाहिए और इमीडिएटली इंट्राडे के लिए 1595 से 1600 तक का लेवल्स हमको देखने को मिलना चाहिए। आई थिंक अनिल जी, बात करते करते 8 रुपया बढ़ चुका है। आई थिंक इसके अंदर मूव आना चाहिए आज। और ऑटो, IT, ये वो कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं कमज़ोर होते हुए आज के दिन में। निफ्टी बैंक भी देखिए दबाव के साथ है। केवल एक ही सेक्टर है जो हरे निशान में है, वो है FMCG सेक्टर, और ये कल लाल निशान में था। इससे लगता है कि लोग कुछ डिफेंसेस में खरीदारी करते हुए आज दिख रहे हैं। यही एक सेक्टर है। और दूसरा PSU बैंक का पैक जो मामूली सा ही हरे निशान में, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, कभी भी लाल निशान में आने की इंतजार ये सेक्टर करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो आप देखिए इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल 1:1 का है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने एक गिरने वाला शेयर नजर आएगा। लेकिन पिटा हुआ जो पैक है JP एसोसिएट्स का, वहीं सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है। 11 साढ़े 11% मजबूत है। आप कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए, ये बताइए अभी भी लेने का मौका है या निकल गया मौका? हेमंत, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूँ।
12 का वैसे टारगेट है, लेकिन ऑलरेडी गैप खुला, तो कोई कल दोपहर में अगर ये होता लिया होता तो आई थिंक अभी भी 12 का मेरा रुझान वही है। विजया बैंक देखकर बताइए ये कैसा लगता है, क्योंकि PSU पैक में आपने IDBI की तो बात करी, वो भी मजबूत है 1.5% ऊपर, विजया बैंक भी अच्छी तेजी देखने को मिल रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक के कुछ और ऐसे PSU पैक के शेयर हैं जो आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। हेमंत, विजया बैंक ब्रेकआउट है, लिया जा सकता है 39 के स्टॉप लॉस से, लेकिन वो ये स्टॉक भी कुछ 6.5% ऊपर है, लिया जा सकता है। 39-39.50 का स्टॉप लॉस होगा और 45-46 का टारगेट होगा। ओके, तो वो 6.5% ऊपर है क्या? स्टॉक्स में इनमें जबरदस्त रन चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं ये तमाम स्टॉक्स। और आज आप देखिए जो तेज़ी बनती दिख रही है वो मिड कैप सरकारी बैंक्स में, ये सिंडिकेट देखिए 2% मजबूत है, वायदा कारोबार के स्टॉक्स IDBI ये स्टॉक मजबूत है, इलाहाबाद बैंक फिर से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी हद तक एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो JP एसोसिएट है, सेलिब्रेशन चल रहा है, डबल डिजिट में आने का 10 रुपये के ऊपर काफ़ी दिनों बाद निकला है, तो इस स्टॉक में एक्शन होता हुआ दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग एक्शन में देख रहा था और वो ये कि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ ओपन इंटरेस्ट में भारी कमी आती दिख रही है। HPCL और IOC दो स्टॉक देखिए 12% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम हुआ है। भेल, HCL टेक, इन्फोसिस यहाँ पर 8-9% ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। सुमित, कोई वजह समझते हैं कि अचानक से इन दिग्गज शेयरों में? इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ये निफ्टी के शेयर हैं, भेल, HCL टेक, इन्फी, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में अच्छी खासी कमी आती दिख रही है आज सुबह सुबह। आई थिंक देखिए भेल की जहां तक बात करेंगे, भेल के अंदर अच्छा मूव देखने को मिला है, तो शायद हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो ये सब स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप सीन बन रहा हो। बट ओवरऑल ऐसा नहीं लग रहा अनिल जी कि अभी तक कोई बड़ा सेलिंग का संकेत मिल रहा हो किसी भी स्टॉक के अंदर। IT स्टॉक एक ओवरऑल देखेंगे तो इन सब में तो दबाव हमको पिछले कई दिनों से देखने को मिला है, फिर चाहे फिर वो HCL टेक हो या फिर विप्रो या इन्फोसिस हो या फिर TCS हो, बट इन सब में स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो इन्फोसिस ने ही मेंटेन कर रखी है। जैसे ये स्टॉक 1200 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसमें वापस से वॉल्यूम आने लग जाएगा और वापस से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये स्टॉक 1280 तक का दिखाएगा। तो IT पैक में अगर एक स्टॉक अभी चुनना हो तो इन्फोसिस होना चाहिए। और जहां तक ये कैपिटल गुड्स की बात है, BL, L&T ये सब, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी तेजी दिखाए हैं, इसके लिए शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, उसके बाद हमको वापस नेक्स्ट वीक में एक तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल ये कंसोलिडेशन फेज और ये जो करेक्शन छोटा सा मिलता है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और ये अजंता फार्मा तो जो आपने रिकमेंड किया सुमित, वो तो 1575-80 वाला स्टॉक ऑलरेडी 1600 के पार निकल चुका है और यहाँ पर 2% से ज़्यादा की मजबूती हो चुकी है, तो 20-25 रुपये का बड़ा उछाल आया है। मिड कैप फार्मा स्टॉक में एक और एक्शन मैंने देखा है इस वक्त बाजार में होते हुए। आप देखिए, अगर आपको लगता है वहाँ पर कोई एक्शन बनता है खरीदारी या बिकवाली का, तो वोखाड़ 1 से 1% स्टॉक मजबूत है वोखाड़ का। यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट में अब धीरे धीरे शुरुआती कारोबार में बढ़त होती हुई दिख रही है, लगभग 1.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 40,000 शेयरों का इजाफा होता दिख रहा है। तो क्या वोखाड़ भी इसी तरह से ये जो मिड कैप फार्मा शेयरों में बड़ी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या मौका है यहाँ पर वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कोई खरीदारी का सुमित? यस एब्सोल्युटली अनिल जी, अजंता फार्मा में जैसे हम अभी 15-20 मिनट पहले ही बात कर रहे थे, मार्केट खुलते ही भाग गया और स्टॉक आप छाट रहे अनिल जी, तो भागना तो था ही। जहां तक वॉकार्ड का सवाल है, वॉकार्ड के अंदर अनिल जी ऐसा लग रहा है कि ये 960 के ऊपर एक यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अभी 963 चल रहा है, आई थिंक इसको यहाँ प्रेजेंट लेवल पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। इसके अंदर आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, पिछले 15 दिन से 20 दिन की जो रेंज है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर भी यहाँ से करीब 30 से 40 रुपए का मूव हमको 1 से 2 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 990 का, और जैसे ये 1000 का लेवल क्रॉस करेगा तो 1050 तक के लिए स्टॉक ओपन हो जाएगा। आई थिंक प्रेजेंट लेवल पे अगर कोई बाय करता है तो 940 का स्टॉप लॉस बहुत हो गया, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा, फार्मा में हमें मोस्टली स्टॉक्स में एक चाल दिख रही है, एक अच्छा मूव मिलना चाहिए। वॉकार्ड भी ऐसा ही स्टॉक लग रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो वॉकार्ड में भी तेजी देखने को मिल सकती है जिस तरह की अजंता फार्मा में देखने को मिली। इसके अलावा IFCI हम आपको कह रहे थे कि आधे % हिस्सेदारी 89 करोड़ रुपए में बेची तो है, लेकिन बाकी बची हुई 3.02% हिस्सेदारी जो है वो अभी नहीं बिकने वाली। आप देखिए आज ये शेयर में मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है, कल एक अच्छी रैली यहाँ पर बन चुकी थी। इसके अलावा आपकी नजर होनी चाहिए एक स्टॉक पर, और वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। आज का बड़ा एक्सीडेंट 8% नीचे है। समित, चार्ट देखकर बताइए कहां पर सपोर्ट लेगा ये शेयर, क्योंकि जिस तरह से कीमतें घटाने का फैसला लिया है नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स का सरकार ने कल बाजार बंद होने के बाद ऐलान किया, आज बड़ा प्रेशर यहां पर देखने को मिल रहा है। सारी की सारी फर्टिलाइजर कंपनियां दबाव में और सबसे बड़ा प्रेशर इस शेयर पर। चार्ट्स कैसे लगते हैं?
देखिए हेमंत, ये जो लास्ट 3 दिन से इसमें गिरावट देखी है वो एक रिट्रेसमेंट लेवल से आई है। 270 275 के आसपास रेजिस्टेंस था और लास्ट 2-3 दिन में वॉल्यूम भी अच्छे खासे बढ़े हुए, तो वो सेलिंग हो रही है तो वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं। सो आज का सेशन काफी क्रूशल होगा। 220 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आज ये क्लोजिंग बेसिस पे 220 का लेवल तोड़ पाता है तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से 200-205 के लेवल टेस्ट कर सकता है। सो फिलहाल आज का सेशन काफी क्रूशल होगा। अगर ये 200 का लेवल तोड़ता है तो जैसे मैंने बताया कि ये मंदी और कंटिन्यू रहेगी, और अगर ये 235-240 के ऊपर सस्टेन रह पाता है तो मेरे ख्याल से फिर ये थोड़े दिन के लिए एक साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी 270 से लेके 235 के रेंज में। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन दिख रहा है, एक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं, हरे निशान में ट्रेड करता दिख रहा है, वो है सनटेक रियल्टी। और मैं देख रहा था कल एक 2 बड़े ट्रेड होते हुए दिखे थे सनटेक रियल्टी में, और 22 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ था, जहां कोटक के अलग अलग कंपनी ने इस स्टॉक को बेचा था 225 रुपये पर। स्टॉक 237 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खबरें आ रही थी कि बाजार के कुछ दिग्गज जो रियल एस्टेट सेक्टर पर काफ़ी बुलिश हैं, उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है। हालांकि नाम अभी सामने आए नहीं, डिस्क्लोजर जब होंगे तब पता चलेगा, लेकिन उन्होंने खरीदारी के ये संकेत आते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, ये बात चल रही है। तो विकास, क्या सनटेक रियल्टी आप ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को? सॉरी अनिल जी, सनटेक रियल्टी को मैं ट्रैक नहीं करता। अगर रियल एस्टेट में कोई स्टॉक देखना हो तो मुझे अब इन लेवल्स पे भी बढ़त के बाद भी जो फ्रंट लाइन काउंटर है डीएलएफ, वो अच्छा लगता है। बाकी एक मिड कैप स्टॉक है जो मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो लो कॉस्ट हाउसिंग में है, आशियाना हाउसिंग नाम है स्टॉक का। वो मुझे पसंद है और मुझे लगता है यहाँ से उसमें सब्सटेंशियल अपसाइड ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखने को मिल सकते हैं। ओके, चार्ट्स पर बताएं समित। सनटेक रियल्टी कल 225 के आसपास जो बड़े ट्रेड हुए, उसके बाद स्टॉक में एक्शन आता हुआ दिख रहा है, क्या खरीदना चाहिए या फिर दूर रहें? अनिल जी, इसमें वॉल्यूम काफी लो होता है। अगर एवरेज वॉल्यूम देखें तो 20-30 हजार के डेली एवरेज वॉल्यूम रहते हैं, तो जनरली हम ट्रैक नहीं करते। बट फिर भी अगर एक कंसोलिडेशन के बाद 255 का एक मेजर हर्डल है, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता ये स्टॉक से दूर रहना चाहिए। उसके ऊपर ही फिर आप एक ऊपर के लेवल 275-278 के लेवल देख सकते हो। तब तक मेरे ख्याल से टेक्निकली ये जो कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। जेट एयरवेज देखिए कल की तेजी को और बढ़ाता हुआ अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके चार्ट्स देखकर बताइए समित, कैसे लगते हैं? हेमंत जी, ऑलरेडी हमने बाय का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। 605 का इसका टारगेट है, वो हम मेंटेन रखेंगे। जेट एयरवेज में अभी भी तेजी बन सकती है। स्टॉक बढ़िया रफ्तार है, वापस अपने पुराने लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज का सबसे कमज़ोर अगर स्टॉक कोई है तो वो है अशोक लेलैंड। अब भी 3.5% के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग तो आज जिस तरह से स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, खासतौर से दिग्गजों में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 5-6% से लेकर 8-10% तक ओपन इंटरेस्ट में कमी आती हुई दिख रही है। तो इंटरेस्टिंग बात यह कि इन लेवल्स पर स्टॉक फ्यूचर्स में फ्रेश पोजीशंस नहीं बन रही, बल्कि पोजीशंस थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। ये संकेत आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक पर राय ली जाए आपसे सुमित बगड़िया से। वायदा कारोबार का स्टॉक है, 0.25% मजबूत है, बड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है और बुरी खबरों पे भी गिरता नहीं, रिकवर कर जाता है। ट्रेड करना चाहिए, छोड़ दें इसे? दिनों से एक छोटा सा एक ऊपर से दबाव देखने को मिला है। अभी ये 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इसने 152 का लेवल ब्रेक किया तो शायद ये एक बार 145-140 के लेवल्स दिखाएगा और तेजी इसके अंदर देखने को मिलेगी 160 के ऊपर। तो अगर ट्रेड करना ही है तो 160 का लेवल ब्रेक करता है उसके बाद बाई कीजिए। 160 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 155 का, और फिर टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं 175 से 180 के लेवल्स। बट बाइंग स्ट्रिक्टली अब वो 160 ओनली, स्टॉप लॉस 155। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा बाजार पर नजर रखिए। 8,350 के नीचे अब निफ्टी चला गया है और हम आपसे कह रहे थे कुछ खास बड़ी तेजी आज बन नहीं पा रही है। 6 दिनों की रैली के बाद थोड़ा सुस्ता रहा है मार्केट इस समय कम से कम। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, अब गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में है और ऑटो एज अ पैक कल भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा था, आज भी देखिए कमज़ोर है। और ख़ास तौर से 2 व्हीलर्स में बजाज ऑटो, जिन्होंने निराशाजनक बिक्री के आंकड़े कल पेश किए थे, फिसला था। हीरो मोटोकॉर्प, जिसके बिक्री के नंबर्स अच्छे नहीं दिखे, वो फिसला था। और आज टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर कल के आउट परफॉर्मेंस के साथ के बाद आज थोड़ा सा यहाँ पर सुस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। इन ऑटो शेयरों में अगर आपसे पूछूँ समित,
तो क्या रुझान बन रहा है और कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे इनमें? देखिए ओवरऑल अगर ऑटो स्पेस में देखें ये थोड़े कंसोलिडेशन मोड में है। अगर आप बजाज ऑटो, हीरो मोटो, M&M देखें तो इनमें अच्छी खासी ऑलरेडी रैली आ चुकी है, तो थोड़ा बहुत इनमें कंसोलिडेशन इविडेंट था, तो वो एक कंसोलिडेशन फेज और कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकती है। बट ये क्लियरली बाय ऑन डिप्स काउंटर है इनके। अगर हम वीकली मंथली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो काफी एनकरेजिंग है, तो हर एक डिप में इनमें बाइंग होगी और इनमें जो करेक्शन होगा वो काफी स्लोली ग्रेजुअली होगा, बट जो ऊपर की तरफ मूवमेंट उनकी रिज्यूम होगी वो काफी स्ट्रांग होगी। सो अगर ये करेक्टिव मूव आने वाले कुछ दिनों में कंटिन्यू रहते तो मेरे ख्याल से उसमें शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट लोअर लेवल्स आने की वेट कीजिए, वहां पे क्लियरली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, यहाँ पर खरीदारी का मौका हो सकता है। आप दोनों से विदा लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले एक और स्टॉक फटाफट आपसे राय ले लूँ सुमित, क्योंकि यहाँ पर वायदा कारोबार में एक्शन होता दिख रहा है। साउथ इंडियन बैंक 2% ऊपर आया और यहाँ पर 10 लाख शेयर नए जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। स्टॉक में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। बैंक्स पर आप बुलिश है, ये भी एक खरीदारी की लिस्ट में हो सकता है? यस बिल्कुल अनिल जी, खरीदारी की लिस्ट के अंदर है। 20 रुपए 50 पैसे के ऊपर ये स्टॉक ने एक मूव दे दिया है। अभी 20.90 के आसपास चल रहा है। इमीडिएटली स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये स्टॉक में 22 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, और अगर 22 का लेवल ब्रेक हुआ तो 24 रुपए का लेवल भी दिखाएगा। आई थिंक साउथ इंडियन बैंक ने एक बेस बना के एक स्ट्रेंथ दिखा दी है, और आज ये ब्रेकआउट वाला मूव है, बिल्कुल बाय करना चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे। अब जब तक ये दोबारा 20 रुपए के नीचे नहीं जाता है तब तक इसके अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल बाय में रहे। इंट्राडे का टारगेट 22 से 22 रुपए 50 पैसे, उसके बाद 24 से 25 रुपए तक के भी मूव देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो साउथ इंडियन बैंक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। वक्त है हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से विदा लेने का। शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार पर नजर रखिए।